याद है जब हम चीनी कारों पर हंसते थे? सच बताओ, 10 साल पहले हम सब वही मजाक बना रहे थे। ओह, ये प्लास्टिक की बनी है, ये कैमरी की नकल है, जरा जोर से छींक दो तो टूट जाएगी। हमें लगता था ये सस्ती है, हमें लगता था ये कॉपी कैट है, हमें लगता था हम सुरक्षित हैं। खैर, अब कोई नहीं हंस रहा, क्योंकि जब हम मजाक बना रहे थे तब वे ये बना रहे थे। इस डरावने सपने का एक नाम है, इसे BYD यांगवांग U7 कहा जाता है। और इस चीज के आंकड़े तो असली लगते ही नहीं। हम 1300 हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, हम ऐसे सस्पेंशन सिस्टम की बात कर रहे हैं जो सचमुच भौतिकी को चुनौती देता है, और हम ऐसे प्राइस टैग की बात कर रहे हैं जो मुझे अपना अमेरिकी पासपोर्ट देखने पर मजबूर कर देता है और पूछने का मन करता है, भाई, हमें इतनी बुरी तरह क्यों लूटा जा रहा है? मैं उस चीज के पास खड़ा हूं जो शायद इस ग्रह पर बनी सबसे ज्यादा ओवर इंजीनियर्ड सेडान हो सकती है। अगर आपको लगता है कि टेस्ला मॉडल एस प्लेड EV परफॉर्मेंस की चरम सीमा है, तो आपको बैठ जाना चाहिए। ये कार सिर्फ तेज नहीं है, ये गुस्से में है। ये 1300 हॉर्स पावर की एक लग्जरी यॉट है जो 0 से 60 सिर्फ 2.9 सेकंड में पहुंच जाती है। वजन फोर्ड F-150 जितना है, लेकिन हवा को गोली से भी ज्यादा साफ तरीके से काटती है। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। ये कार इस समय इतिहास की सबसे एरोडायनामिक प्रोडक्शन सेडान का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम रखती है। ड्रेक कोएफिशिएंट 0.195। ये ल्यूसिड एयर से भी कम है, ये पॉर्श टेकन से भी कम है। ये चीज सचमुच बेहद फिसलनदार है। चलो सामने से शुरू करते हैं। इन हेडलाइट्स को देखो। BYD इसे टाइम गेट डिजाइन कहता है। ये एक बड़ा सा शेप्ड लेड सिग्नेचर है जो सामने के हिस्से को ऐसे घेरता है जैसे किसी तिजोरी की रखवाली कर रहा हो। और अंदर सिर्फ लाइट्स नहीं है, अंदर लेड क्रिस्टल्स की एक घनी बनावट है जो चमकती है। ये महंगा लगता है, मतलब उम्मीद है मेरे पास इंश्योरेंस है वाला महंगा। खुद नोज पूरी तरह बंद है, कोई नकली ग्रिल नहीं है जो ये दिखाने की कोशिश करे कि ये पेट्रोल कार है। बस एक स्मूथ, गोता लगाती शार्क जैसी नाक है जो हवा को तुरंत बोनट के ऊपर भेज देती है। और बोनट की बात करें तो इन लाइनों को देखो। इसमें 2 बड़े पावर बुल्स हैं जो सीधे बैच से निकलते हैं और आपकी नजर को सीधा विंडशील्ड तक ले जाते हैं। और वहीं छत पर बैठे वे छोटे उभार दिख रहे हैं, वो कोई स्टाइलिंग चॉइस नहीं है, वो मिलिट्री ग्रेड सेंसर सूट है। लीड AR, कैमरे, रडार। ये कार उन चीजों को देख लेती है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता। ये सड़क, ट्रैफिक और शायद आपकी आत्मा तक को देख रही है। अब साइड में आओ, क्योंकि यही इस चीज का असली आकार समझ में आता है। ये कार बहुत बड़ी है, ये 207 इंच से ज्यादा लंबी है। ये पॉर्श पैनामेरा से काफी लंबी है। ये S क्लास के साइज की है, लेकिन क्योंकि इसकी एरोडायनामिक्स इतनी आक्रामक है, ये भारी नहीं लगती, ये खिंची हुई लगती है। इसका सिलुएट लगभग कूपे जैसा है, एक ऐसी रूफलाइन के साथ जो बस ट्रंक में घुल जाती है। दरवाजों के हैंडल फ्लश है, जाहिर है जब आप चाबी के साथ पास आते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहां दरवाजों पर बॉडी स्कल्पटिंग को देखिए। साइड में एक गहरी, तराशी हुई आकार की कटिंग है जो रोशनी को पकड़ लेती है। ये नाटकीय है, ये कार को खड़ी होने पर भी चलती हुई दिखाती है। और पहिए, ये 21 इंच के एरो ऑप्टिमाइज व्हील्स हैं जिन पर हाई परफॉर्मेंस रबर चढ़ा है। और इनके पीछे विशाल ड्रिल ब्रेक रोटर्स हैं जिन पर कॉन्ट्रास्टिंग रंगों में पेंट किए गए कैलिपर्स लगे हैं। जब आप 7000 पाउंड के ऑब्जेक्ट को वॉर्प स्पीड पर चलते हुए रोकने की कोशिश कर रहे हो तो बड़े ब्रेक्स चाहिए होते हैं। लेकिन यहां एक ऐसा डिटेल है जिसे अमेरिकी तब तक नहीं देखते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। पेंट, ये सिर्फ लाल या काला नहीं है, ये एक मल्टीलेयर मेटेलिक फिनिश है जो धूप के हिसाब से रंग बदलती है। इसमें गहराई है। आप किसी US डीलरशिप में जाते हैं, टेस्ला का पेंट देखते हैं, ठीक है, पेंट है। आप इसे देखते हैं और ये पिघली हुई धातु जैसा लगता है। पीछे की ओर आइए और बताइए कि क्या ये 2020 में हमें दिखाए गए भविष्य जैसा नहीं लगता। टेल लाइट एक सिंगल कंटिन्यूअस बार है जो पूरी चौड़ाई में फैली हुई है, लेकिन ये कोई साधारण लाइन नहीं है। इसके अंदर एक जटिल हनीकॉम्ब जैसी पैटर्न है जो कार अनलॉक करते समय पल्स करती है। ये शुद्ध थिएटर है। इसके नीचे आपको एक विशाल रियर डिफ्यूजर मिलता है जो वास्तव में कार को सड़क से चिपकाने का काम करता है। और यहीं ट्रंक लिड में इंटीग्रेटेड एक एक्टिव स्पॉइलर है। जब आप चारों मोटर्स की पूरी ताकत छोड़ने का फैसला करते हैं तो ये स्पीड पर डिप्लॉय होकर पीछे के हिस्से को जमीन से चिपकाए रखता है। ये सूक्ष्म है लेकिन खतरनाक लगता है। चीनी कारें इतनी प्रीमियम क्यों दिखती हैं जबकि हमारी कारें रेंटल कारों जैसी लगती हैं? सच में मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये चीज चलती कैसे है, क्योंकि यहीं से मेरा दिमाग दुखने लगता है। इस बॉडी के नीचे BYD का E4 प्लेटफॉर्म है।
इसका मतलब है 4 इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स, हर पहिए के लिए एक। आपको 4 मोटर्स क्यों चाहिए? क्योंकि इससे आपको कार पर भगवान जैसी पकड़ मिलती है। कुल आउटपुट 1300 हॉर्स पावर। 300। क्या आपको समझ में आता है कि यह नंबर कितना बेवकूफाना है? बुगाटी वेरोन के पास 1000 हॉर्स पावर था और उसकी कीमत $1 मिलियन थी। ये एक फैमिली सेडान है। ये 0 से 60 मील प्रति घंटा सिर्फ 2.9 सेकंड में पहुंच जाती है। और हां, मुझे पता है कि मॉडल एस प्लेड तकनीकी रूप से सीधी लाइन में ज्यादा तेज है, लेकिन प्लेड एक वन ट्रिक पोनी है। ये E4 सिस्टम ऐसा टॉर्क वेक्टरिंग देता है जो तुरंत काम करता है। अगर कार महसूस करती है कि आप बर्फ पर फिसल रहे हैं, तो ये एक पहिए को आगे और दूसरे को पीछे घुमा सकती है ताकि आपको मिलीसेकंड्स में सीधा कर दे। ये भौतिकी को चुनौती देता है। और बैटरी, ये 135.5 WH की ब्लेड बैटरी है। ये बहुत बड़ी है। संदर्भ के लिए, टेस्ला लॉन्ग रेंज लगभग 100 किलोवाट घंटे की होती है। इससे U7 को CLTC साइकिल पर लगभग 500 मील की रेंज मिलती है। भले ही आप इसे असली दुनिया की US हाईवे ड्राइविंग में बदल ले, तब भी आप बिना पसीना बहाए क्रॉस कंट्री ट्रिप्स निपटा रहे होंगे। और ये 500 किलोवाट पर चार्ज होती है। भाई, ये चीज मेरे फोन से भी तेज चार्ज होती है। लेकिन अगला फीचर, यही वो है जिसने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया कि हमारे पास ये अमेरिका में क्यों नहीं है। इसे डिसजेड कहा जाता है। नाम किसी साईफाई विलेन जैसा लगता है ना? ये सस्पेंशन सिस्टम का नाम है। ज्यादातर लग्जरी कारें एयर सस्पेंशन इस्तेमाल करती है, हवा के बैग जो फूलते और सिकुड़ते हैं। ये धीमा होता है, ये तैरता हुआ लगता है। यांगवांग U7 सस्पेंशन स्ट्रट्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल करती है। ये हाइड्रोलिक्स को पूरी तरह छोड़ देती है। इससे सस्पेंशन प्रति सेकंड 1000 बार एडजस्ट हो सकता है। अगर ये किसी गड्ढे को देखती है, तो ये कार को तुरंत उठा सकती है। ये मोड़ पर कार को बिल्कुल सपाट रख सकती है। बॉडी रोल को जादू की तरह खत्म कर देती है। ये मैग्नेटिक लेविटेशन जैसा महसूस होता है। आप सड़क के ऊपर तैर रहे होते हैं। ये कार मानो आपको क्रैश करने ही नहीं देना चाहती। E4 मोटर सिस्टम और डिसजेड सस्पेंशन की वजह से अगर 75 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर आपका टायर फट जाए, तो कार तुरंत ब्रेक की गणना करती है और बाकी 3 पहियों में टॉर्क को एडजस्ट कर देती है ताकि आप सीधा चलते रहें। आप स्पिन आउट नहीं होते, आप बस चलते रहते हैं। ये पागलपन है। इसमें 20 से ज्यादा सेंसर हैं, जिनमें पैदल यात्रियों, कारों और मलबे को स्कैन करने वाले 3 लीड ER यूनिट शामिल हैं। ये आपके चारों ओर की दुनिया का लगातार एक 3D मैप बना रही होती है। मुझे इसमें अपने ही घर से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। शौक और औ का अनुभव चाहते हैं? एक पल के लिए हॉर्स पावर को भूल जाइए। जैसे ही आप इस दरवाजे के हैंडल को खींचते हैं, जो वैसे एक बटलर की तरह बाहर सरक कर आपका स्वागत करता है, और जब यह बंद होते समय एक मजबूत बैंक वॉल जैसी आवाज करता है, तभी आपको एहसास हो जाता है कि खेल बदल चुका है। हमें इस केबिन के बारे में एक गंभीर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यहां जो हो रहा है वो ईमानदारी से कहें तो हर उस लग्जरी कार निर्माता के लिए शर्मनाक होना चाहिए जो 6 अंकों की कीमत वसूल रहा है। ये कार का इंटीरियर नहीं है, ये एक प्राइवेट जेट का कॉकपिट है, जिसे ऐसे लोगों ने डिजाइन किया है जो साफ तौर पर मानते हैं कि बहुत ज्यादा तो बस एक शुरुआत है। सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होती है वो है सिमेट्री। ये जुनूनी हद तक पूरी तरह संतुलित है। BYD इसे स्टार रिंग कॉकपिट या कोई और काव्यात्मक नाम देता है, लेकिन मैं इसे OCD का स्वर्ग कहता हूं। बीच में आपको ये विशाल वर्टिकल टच स्क्रीन मिलती है जो देश से ऐसे तैरती हुई लगती है जैसे मॉडर्न आर्ट का कोई टुकड़ा हो। ये 12.8 इंच की OLED वाटरफॉल स्क्रीन है जो मूल रूप से कार के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। और जब मैं कहता हूं कि इसका रेजोल्यूशन शार्प है, तो मेरा मतलब कार के हिसाब से अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है कि इसकी पिक्सल डेंसिटी मेरे लिविंग रूम में रखे 4 के टीवी से भी ज्यादा शार्प है। काले रंग स्याही जैसे गहरे हैं, रंग स्मार्टफोन की तरह उभर कर आते हैं। और स्पीड UI एक हाई एंड 4 नैनोमीटर चिप से चलता है, जिसका मतलब है कि जब आप मैप को ड्रैग करते हैं या मेनू स्वाइप करते हैं, तो ये आपकी उंगली को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉलो करता है। कोई लैग नहीं, कोई अटकना नहीं, कोई लोड हो रहा है, कृपया इंतजार करें नहीं। ये मेरी टेस्ला की स्क्रीन को 2008 के ATM जैसा महसूस कराता है। लेकिन बाई ओर देखिए, ड्राइवर को 23.6 इंच का एक विशाल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो देश के अंदर गहराई में धंसा हुआ है। ये जीनियस डिजाइन है, क्योंकि इससे ऊपर लगे उन बदसूरत प्लास्टिक हुड्स की जरूरत के बिना ही ग्लेयर खत्म हो जाता है। ये बस आर्किटेक्चर में घुल मिल जाता है। और दाई ओर देखिए, पैसेंजर को बिल्कुल वही स्क्रीन मिलती है, वही साइज, वही प्लेसमेंट। क्यों? ताकि वे फिल्में देख सकें, YouTube स्ट्रीम कर सकें,
म्यूजिक बदल सकें या नेविगेशन चेक कर सकें बिना आपको परेशान किए जब आप इस स्पेसशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है जो एक रैपराउंड कमांड सेंटर जैसा एहसास देता है और बेहद महंगा महसूस होता है। और मटेरियल्स, हे भगवान, मुझे आपको समझाना है कि मैं यहां हर चीज को छू रहा हूं और मुझे एक भी सस्ता प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिल रहा। जहां भी आपका हाथ जाता है वहां नप्पा लेदर है, और वो नकली रबरी वेगन लेदर नहीं जो 3 साल में उखड़ जाता है। ये असली मुलायम महंगा लेदर है जिसकी खुशबू किसी हाई एंड इटालियन शू स्टोर जैसी है। सिलाई लेजर जैसी परफेक्ट है। डैशबोर्ड में असली ओपन पोर वुड है। आप सच में उसकी लकड़ी की नसों को महसूस कर सकते हैं जो असली एल्यूमिनियम एक्सेंट्स के साथ मिला हुआ है। एयर वेंट्स सिर्फ प्लास्टिक की स्लैट्स नहीं है, ये मोटराइज्ड आर्किटेक्चरल पीस है जो कार ऑन करते ही चुपचाप खुल जाते हैं। यहां तक कि हेडलाइनर छत वाला हिस्सा जिस पर कोई ध्यान नहीं देता वो भी प्रीमियम सुएड का है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी डिजाइनर हैंडबैग के अंदर बैठे हों। मैं कसम खाता हूं, ये इंटीरियर उन कारों से भी ज्यादा लग्जरी लगता है जिनकी कीमत इससे 3 गुना है। अगर आप इस स्टीयरिंग व्हील पर बेंटली का बैज लगा दें तो कोई सवाल नहीं करेगा, और इसके लिए कार के देवताओं का शुक्रिया। इसमें असली बटन है। ये मोटा है, लेदर से लिपटा हुआ है, हाथों में भारी और ठोस महसूस होता है, और वॉल्यूम व क्रूज कंट्रोल के लिए टैक्टाइल रोलर्स और बटन इस्तेमाल करता है। कोई कैपेसिटिव टच वाला डरावना सिस्टम नहीं जहां मोड़ते समय गलती से रेडियो म्यूट हो जाए। ये सहज है, ये तार्किक है। अब ड्राइवर की सीट पर बैठिए। ये आपको सिर्फ थामती नहीं है, ये आपको गले लगा लेती है। ये सीटें 22वें पावर एडजस्टेबल है। मुझे खुद नहीं पता था कि बैठने के 22 तरीके होते हैं, लेकिन जाहिर है होते हैं। ये हीटेड है, जाहिर है। वेंटिलेटेड है, जाहिर है। लेकिन मसाज फंक्शन, ये वो हल्की सी कंपन वाली चीज नहीं है जो आपको किसी फोर्ड में मिलती है। ये हॉट स्टोन मसाज का सिमुलेशन है जिसमें खास न्यूमैटिक ब्लैडर्स होते हैं जो आपकी पीठ में गहराई तक दबाव डालते हैं। आप जब 0 से 60 3 सेकंड से कम में पहुंच रहे होते हैं, उसी वक्त ये कार सच में आपकी कमर की मांसपेशियों से तनाव निकाल रही होती है। और जब आप कार को स्पोर्ट मोड में डालते हैं तो साइड बोल्स्टर्स अपने आप फूल जाते हैं और आपकी पसलियों को जकड़ लेते हैं ताकि आप मोड़ों में इधर उधर न फिसलें। यही वो स्तर है जिस पर यहां फ्लेक्स हो रहा है। और अब एक ऐसा फीचर जो सच में मेरा दिमाग उड़ा देता है, AR HUD। इस कार का हेड्सअप डिस्प्ले आपके सामने सड़क पर 70 इंच के बराबर की स्क्रीन प्रोजेक्ट करता है। ये सिर्फ हवा में तैरती हुई कोई संख्या नहीं है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। ये चमकीले नीले नेविगेशन एरो सीधे उसी लेन के डामर पर दिखाता है जिसमें आपको जाना है। ये ब्लाइंड स्पॉट में मौजूद कारों को लाल चेतावनी बॉक्स के साथ हाईलाइट करता है जो विजुअली उनके ऊपर तैरते हैं। ये सचमुच वीडियो गेम खेलने जैसा है। आपकी आंखें सड़क पर रहती है और आपको लगातार सामरिक जानकारी मिलती रहती है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो शायद सबसे अच्छी सीट पीछे की है। चलिए पीछे की सीटों की बात करते हैं, क्योंकि ये यकीनन आगे से भी बेहतर है। ये 4 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है, हालांकि 5 सीटों वाला विकल्प भी मिलता है, और इसका एग्जीक्यूटिव वर्जन तो बिल्कुल पागलपन है। पीछे का सेंटर कंसोल पूरा पीछे तक जाता है जिससे 2 अलग अलग सिंहासन बन जाते हैं। यहां आपके लिए एक अलग टच स्क्रीन है, सीटों के बीच लगा हुआ 8 इंच का टैबलेट जो आपका अपना क्लाइमेट जोन, आपकी सीट का एंगल, आपका म्यूजिक और यहां तक कि एम्बियंट लाइटिंग भी कंट्रोल करता है। और लाइटिंग की बात करें तो यहां का एम्बियंट लाइट सिस्टम माहौल बना देता है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक्टिव है। ये म्यूजिक की बीट के साथ धड़कता है। अगर बाहर से कोई कार आ रही हो और आप दरवाजा खोलने की कोशिश करें तो ये लाल रंग में फ्लैश करता है। ये डैशबोर्ड पर रंगों को झरने की तरह बहाता है। ये इंटीरियर को आपके मूड के हिसाब से नाइट क्लब या लाउंज में बदल देता है। पीछे का लेगरूम हास्यास्पद है। मैं 6 फुट 2 इंच का हूं और फिर भी पैर पर पैर रख सकता हूं, पूरी तरह फैल सकता हूं और आराम से झपकी ले सकता हूं। और आप ले भी सकते हैं क्योंकि पीछे की सीटें काफी पीछे तक झुक जाती है। ये भी हीटेड है, वेंटिलेटेड है, और इनमें वही जबरदस्त मसाज प्रोग्राम है जो आगे की सीटों में है। आप सच में इस कार की पिछली सीट से किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी को चला सकते हैं। और हां, यहां एक फ्रिज भी है, एक असली कंप्रेसर बेस्ड रेफ्रिजरेटर जो पीछे के सेंटर कंसोल में छिपा हुआ है। ये कोई हवा फेंकने वाला कूलर नहीं है, ये सच में फ्रीजिंग टेम्परेचर तक चला जाता है। आप अपनी शैंपेन या स्पार्कलिंग वाटर को बर्फ जैसा ठंडा रख सकते हैं। ये कार आखिर किसके लिए है? बॉर्न विलेन, टेक CEO, या बस वो पापा जो स्कूल ड्रॉप ऑफ पर सबको स्तन दिखाना चाहते हैं? छत एक ही विशाल कांच का पैनल है, पैनोरमिक,
जो विंडशील्ड से लेकर पीछे तक फैला हुआ है। लेकिन यहां असली चाल है। इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। आपको कोई फिजिकल सनशेड नहीं चाहिए। आप एक बटन दबाते हैं और कांच तुरंत धुंधला हो जाता है, धूप को रोकने के लिए। फिर से दबाइए और यह पारदर्शी हो जाता है। ये जादू है। ये केबिन को बेहद खुला और हवादार महसूस कराता है, लेकिन जब आप चाहें तुरंत प्राइवेसी भी देता है। इसमें आप कॉस्टको से की गई एक हफ्ते की पछतावों भरी खरीदारी भी फिट कर सकते हैं। डिक्की बहुत गहरी है क्योंकि कार काफी लंबी है। आपको एक विशाल कार्गो एरिया मिलता है जो काफी पीछे तक जाता है। आप इसमें गोल्फ क्लब, स्ट्रोलर, सूटकेस जो चाहें रख सकते हैं। इसमें एक फ्रंक भी है। हालांकि आगे लगे बड़े मोटर्स और कूलिंग सिस्टम की वजह से यह थोड़ा छोटा है, लेकिन चार्जिंग केबल्स या जिम बैग के लिए एकदम सही है। सेंटर कंसोल स्टोरेज गहरी है, ठंडी रहती है, और इसमें डुअल 50W वायरलेस चार्जर है जिनमें वास्तव में बिल्ट इन फैन लगे हैं ताकि आपका फोन तेज चार्जिंग के दौरान ओवरहीट न हो। यहां हर छोटा विवरण, क्रिस्टल बटन से लेकर सॉफ्ट क्लोज दरवाजों तक, फ्लैगशिप होने का एहसास देता है। यह आपको कीमत देखकर सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह गणितीय रूप से संभव भी कैसे है। यह सिर्फ पुर्जों का संग्रह नहीं है, यह एक अनुभव है। आप सिर्फ यांगवांग यू 7 में बैठते नहीं हैं, आप उसे पहनते हैं। और एक बार जब आप इस स्तर की आरामदारी के आदी हो जाते हैं तो किसी सामान्य कार में वापस जाना ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट जेट का स्वाद लेने के बाद इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरना। ठीक है, अब कमरे में मौजूद हाथी की बात करते हैं। कीमत। जब मैंने स्पेक्स देखे, 1300 हॉर्स पावर, डिसएसेट सस्पेंशन, लीड एआर, नैपा लेदर, 500 मील की रेंज, तो मैंने सोचा ठीक है, ये तो 200,000 की कार है। आसान। ल्यूसिड एयर सफायर की कीमत 250,000 है। पॉर्श टेकन टर्बो GT 230,000 से भी ज्यादा की है। तो यांगवांग यू 7 की कीमत कितनी है? चीनी कीमतों से कन्वर्ट करने पर इसकी कीमत लगभग $90,000 से $1,00,000 अमेरिकी डॉलर के बीच है। रुको, क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह कार बेस मॉडल S प्लेट से भी सस्ती है। इसकी कीमत एक अच्छी तरह से सुसज्जित BMW 5 सीरीज जितनी है। उस कीमत में आपको हाइपरकार जैसी ताकत, रोल्स रॉयस जैसा आराम और ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जो सिलिकॉन वैली को सोता हुआ दिखाती है। अगर ये अमेरिका में आती तो वहां दंगे हो जाते। डीलर इसकी कीमत में 50K का मार्कअप लगा देते और फिर भी लोग इसे खरीदते। यही मार्केट डिसरप्टर की परिभाषा है। ये वो तरह की टेक्नोलॉजी है जो अगर टैरिफ आड़े न आते तो अमेरिकी बाजार को रातों रात तोड़ देती। तो अब आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूं कि आप खुद से ईमानदार रहें। अगर आपके पास एक लग्जरी सेडान पर खर्च करने के लिए $1,00,000 हो, तो क्या आप टेस्ला मॉडल S खरीदेंगे जो 10 साल से एक जैसा दिख रहा है? क्या आप एक जर्मन सेडान खरीदेंगे जो हीटेड सीट्स के लिए भी आपसे पैसे वसूलती है? या आप ये खरीदेंगे एक 1300 हॉर्स पावर वाला, हवा में तैरता, मसाज करने वाला स्पेसशिप? मुझे लगता है हम सभी जवाब जानते हैं। और यही बात पुरानी ब्रांड्स को डरा देती है। चीनी कार उद्योग सिर्फ पकड़ नहीं बना रहा, वे हमसे आगे दौड़ रहे हैं जबकि हम अपने जूते बांध रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यांगवांग यू 7 सेडानों का नया राजा है या सिर्फ स्पेकशीट का हीरो? नीचे अपने विचार लिखें। अगर आप और पागल कारें देखना चाहते हैं जिन्हें हम खरीद नहीं सकते तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक बटन दबाएं ताकि एल्गोरिदम के देवता हम पर मेहरबान हो। और कमर कस लें क्योंकि अगली बार हम एक और प्रतिबंधित फल देखने वाले हैं जो आपको कारों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। यही है वो इंजीनियर खान जिसे आप ढूंढ रहे थे।